नमस्कार आदाब, मैं सुरेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ चैनल। आज मैं नॉर्थ हावड़ा में आया हूँ, जहाँ पर राष्ट्रीय प्रवक्ता मानव जायसवाल जी हैं, जो सिर्फ राष्ट्रीय चैनल के राष्ट्रीय प्रवक्ता ही नहीं हैं टीएमसी के, वो साथ साथ हिंदी प्रकोष्ठ जो हैं, जो ममता बनर्जी द्वारा लगभग 2 साल पहले बनाया गया था, ताकि हिंदी भाषियों के दुख दर्द को या उसकी समस्याओं को दूर किया जा सके। हावड़ा जिला के हिंदी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी हैं। आइए मैं मानव जायसवाल जी से बात करता हूं कि किस प्रकार टीएमसी को एक क्षेत्रीय दल से राष्ट्रीय दल बनाने के जो ममता बनर्जी का जो एक अभियान चल पड़ा है, उसमें किस तरह इनका विचार है या क्या अपना राय सलाह दे रहे हैं। आइए मैं उनसे बात करता हूं, मानव जायसवाल जी से। नमस्कार मानव जी, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार सर, जैसा कि कल की हाई कोर्ट के द्वारा अभी तक क्लियर नहीं कर पाया है कि जो लोकल चुनाव होने वाला है नगर निगम का, निकाय का, वो आपको कब तक लगता है कि एग्ज़ाम इलेक्शन हो पाएगा? देखिए, हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो और आपके माध्यम से मैं पूरे प्रांत को, पूरे देश को पहले तो नमस्कार करता हूँ। और सर्दी आ रही है, मैं उम्मीद करता हूँ लोग अपने घरों में सर्दी का लुत्फ़ उठाएं। और जहाँ तक हमारा इलेक्शन का सवाल है, अब इलेक्शन के लिए हम तत्पर हैं, तैयार हैं। आपको पता है कि हमने जिस तरीके से 2021 के इलेक्शन को अंजाम दिया है हमारी नेत्री ने, और जिस तरीके से जो ऊर्जा है पूरे जनगण में, इसी के लिए हम चाहते हैं कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो। आपको पता है 2 साल जिस तरीके से ऑलमोस्ट कोरोना काल में हम लोग ग्रसित रहे, फिर उसके सीए को लेके बहुत झमेला चला, इसलिए काफ़ी विलम्ब हो गया हमारे इस इलेक्शन में। लेकिन हाँ, अब हम रेडी हैं और हमारा प्रांत भी रेडी है। हम चाहते हैं जल्द से जल्द इलेक्शन हो। हम हाई कोर्ट की दिशा निर्देश का वेट कर रहे हैं और हमको उम्मीद है कि वो सही दिशा निर्देश देंगे। और सर, इस बार स्थानीय मुद्दे क्या होंगे? डेवलपमेंट ही हमारा मुद्दा है। हम तो डेवलपमेंट पे ऑलरेडी, हमारी दीदी ने जिस तरीके से इतने सारे प्रकल्पों जो हम लाए हैं, हम चाहते हैं उसी को वापस से हम लोगों तक लेके जाएं, लोगों तक पहुंचाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हमारी नेत्री ने हमको बोला है कि सारा कुछ हमारे पास पर्याप्त है, बस हमको लोगों तक पहुंचने की देर है। तो हम वैसे पार्षद खोजना चाहते हैं। और आपको पता है पार्षद और पंचायत में जो होते हैं वही जो नेतागण होते हैं जो ज़मीनी स्तर पे पार्टी के संगठन को और मजबूत करते हैं। तो इस नेत्री ने इस तरीके से जो देखा है, उन्होंने कहा है कि भाई हम ऐसे लोगों को चांस देना चाहेंगे, ऐसे लोगों को साथ जोड़ना चाहेंगे जो जनगण के साथ जुड़ने की कोशिश करें और ज़मीनी स्तर पे काम करें। और सारे हमारे प्रकल्प अवेलेबल हैं हमारे पास। हर वो सुख सुविधाएँ बंगाल में उपयुक्त है, पर्याप्त है, जो कि एक जनगण को आवश्यकता होती है। बस उनको वो दिखाने की आवश्यकता है। और सर, ये बात है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर ममता बनर्जी का एक मुहिम चल पड़ा है कि किसी तरह बीजेपी को राष्ट्र मुक्त करना है, कि भाई किस तरह बीजेपी को हटाकर एक टीएमसी, क्योंकि लोगों का कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में अगर कोई राष्ट्रीय चेहरा है तो सिर्फ ममता बनर्जी का है। और इसी सिलसिले में कल मिली भी हैं प्राइम मिनिस्टर से, और कई नेता कल भी शामिल हुए हैं टीएमसी में, जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे। बहरहाल 2 चीज़ आपने एक ही प्रश्न में बोल दिया। ये बहुत ही सौभाग्य है हमारा कि जिस तरीके से देश में एक नई ऊर्जा पैदा हुई है दीदी के आने के बाद। दीदी जिस तरीके से जीती है, इन्होंने दिखा दिया है, पूरे देश को समझ में आ गया है कि ये जो अहंकारी और घृणा से ग्रसित सरकार है, इसको हराया जा सकता है। इनके पास बहुबल है, अर्थबल है, शस्त्र बल है, लेकिन इनके पास जनबल नहीं है। सर, ये बोल रहे हैं कि जैसे कि अगले साल लगभग 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है। ऐसी स्थिति में जिस कानून को चुपके से मोदी सरकार ने लागू किया था, संसद ने पेश किया था, अचानक उनका कदम उठाना, क्या उनका ये डर है या चालाकी है? अब 2 चीज़ आपको लेके चलना होगा। पहला, ये हमारे किसानों की जीत है। जिस तरीके से किसानों ने अपना बलिदान दिया, उनका त्याग है। लगभग 700 से 800 किसान मारे गए इस विरोध करने में, इस काले कानून का विरोध करने में। जिस तरीके से उनको हर एक वो नाम दिया गया, उनको टेररिस्ट बोला गया, हम बहुत दुख है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको आंदोलनजीवी बोला और उपहास किया उनके नामों पे। साथ ही साथ जिस तरीके से उनके ऊपर लाठियाँ चार्ज हुई, उनके ऊपर वाटर कैनन्स यूज़ हुए, उनको दिल्ली तक पहुंचने के लिए एक बांध बना दिया गया, एक दिल्ली में ही एक बॉर्डर तैयार कर दिया गया। ये पूरे देश ने देखा है। जिस तरीके से ये सरकार हर वो
तरीका अपनाना चाहती थी, हर वो तांडव करना चाहती थी कि भाई किसान मजबूर हो, कमज़ोर हो, टूटे और हम ये बिल लागू कर दें। और ये बिल से किसको फ़ायदा हो रहा था, ये हमने पूरे देश में देखा है और हर जगह आज ट्वीट में चल रहा है। जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनको गोडाउन बनाने की अनुमति मिल गई थी, बिना बिल पास हुए वो लोग अरबों की ज़मीनें खरीद रहे थे, ये उनके लिए था। एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं टीएमसी के और आए दिन अब हर एक मुद्दे पर टीवी न्यूज़ में आते रहते हैं। तो ममता बनर्जी जी ने जो सर आपका फेडरल जो सिस्टम हमारा है उसके खिलाफ में मोदी जी जो 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिए हैं बीएसएफ के दायरे को, इस पर ममता जी ने मोदी से बात भी की है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दो चीज़ है, विविधावास क्या है। आज हम बताना चाहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। फेडरल स्ट्रक्चर होता है कि भाई अपनी स्वतंत्रता प्रांतों को मिलती है, ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको दिखाता है। अब इनको पता है कि ये पंजाब हारेंगे, इनको दिख गया है कि बंगाल ये हार चुके हैं और ये सिद्ध है कि भाई बंगाल एक बहुत ही वाइटल जगह है, क्योंकि यहाँ पे हमारे 3 अलग अलग देशों से हमारा बॉर्डर घिरा हुआ है। बांग्लादेश उसमें से एक बहुत बड़ा इलाका है, साथ ही साथ हमारे यहाँ बे ऑफ बंगाल है। लेकिन उसके बावजूद भी कितना शांति का स्वरूप बंगाल है, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। अब ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। इन्होंने हिंदुस्तान को एक गिनी पिग बना दिया है। ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रयोगशाला करेंगे, प्रयोग करेंगे और फिर प्लस माइनस करते रहेंगे। अब इसमें देखिए, 2 चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके साथ माध्यम से मैं पूरे प्रांत को अवगत कराना चाहता हूँ। अब 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, अब आप एक तरफ अब बोलना चाहते हैं कि भाई घुसपैठिए बढ़ जा रहे हैं और घुसपैठिए अंदर अंदर तक चले जा रहे हैं, हमको अपना दायरा बढ़ाना होगा। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, आप पहले तो हमारे जो कर्मठ और मतलब देश के प्रति जिनका समर्पण सबसे ज़्यादा है और अतुल्य है, बीएसएफ, उसको आप क्वेश्चन कर रहे हैं। उनकी प्रतिबद्धता को आप क्वेश्चन कर रहे हैं, उनकी प्रतिभा को आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि भैया क्या उनसे चूक हो जा रही है कि वो बॉर्डर का घेराव नहीं कर पा रहे हैं। कृषि कानून तीनों वापस लिए हैं। क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार अगला जो सीएए है या एनआरसी पर भी कदम वापसी होगा उसका? देखिए, मुझे ये नहीं पता कि सीए एनआरसी पे कदम वापसी होगा कि नहीं, लेकिन ये मुझे पता है कि एनआरसी अभी ऑलरेडी एक कोल्ड स्टोरेज में जा चुका है। और ये जो क्रोनोलॉजी वाला जो स्टेटमेंट हमारे गृह मंत्री ने जो दिया था, ये उनको पता है कि उनसे गलतियां हुई हैं, क्योंकि ना उनके पास कोई फॉर्मेट है, ना उन्होंने कहीं कोई नोटिफिकेशन दिया है किस तरीके से सीए और एनआरसी का होगा। और जहाँ तक बात है किसी को नागरिकता देने की, तो भैया नागरिकता तो केंद्र सरकार ही देती है, वो तो स्टेट के हाथ में है भी नहीं। तो भैया आपने नागरिकता देना है तो इसके लिए आपको जात और धर्म की क्या आवश्यकता है? अब आपको पता है कि भाई ये आदमी हमारे देश के लिए कुछ करेगा या देश में अपना मूल्यवान व्यक्तित्व देगा, तो आप उसको नागरिकता दीजिए। और अगर वो कहीं से पीड़ित है, प्रताड़ित है, तो उसको आप नागरिकता दीजिए। हमारा देश एकमात्र देश है पूरे विश्व में जो हर धर्म को समभाव से देखता है। तो हाल की 5-6 महीने की घटनाओं में देखा जाए तो जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर आक्रमण हुआ, अफ़गानिस्तान में हिंदू आक्रमण हो रहा है, पाकिस्तान में आए दिन जबरन लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को उठा शादी ब्याह किया जा रहा है। ऐसे हालात में मोदी का कहना है या बीजेपी का कहना है कि सीए किस प्रकार लोग मैंने जरूरी है? देखिए, सबसे बड़ी बात आपको जाननी होगी कि भैया हम कहाँ से घिरे हुए हैं। हमारे यहाँ अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल ऐसे ऐसे बॉर्डर्स हैं जहाँ पे हिंदू रहते हैं। बांग्लादेश में अभी जो देखा गया है कि जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, वो कुछ एक ग्रुप है जो वहाँ पे अत्याचार कर रहे हैं और वहाँ की जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने बहुत ही कड़े स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए और ये देखा गया है कि आईएसआई जो है वो वहाँ पे घुसपैठ बना रहा है। तो आपको ये मानना होगा कि आपके जो समक्ष जो आपके पड़ोसी हैं, पड़ोसी मुल्क हैं, उसमें सुख शांति बनी रहे। तालिबान हो गया है पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान तालिबानी राज आ गया है, लेकिन वहाँ पे हमारी केंद्र सरकार की क्या विशेषता है? किस तरीके से वो उसको कर रहे हैं? क्या वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं? क्या वो तालिबान सरकार को मान्यता दे रहे हैं? क्या वो अफगानिस्तान में जो डेमोक्रेसी ख़त्म करके तालिबान आ गई है उसके साथ उनका ऑलरेडी डील हो गया है? ये हमारी केंद्र सरकार ने अभी तक नहीं बताया। बीजेपी अक्सर जो कहा जाता है, बीजेपी कहती है कि हिंदू हमेशा उपेक्षित रहा है और यही कारण है कि बीजेपी ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और इस कारण पूरे भारत पर सफल भी रहा अब तक। और इसके अलावा देखा जाता है कि जो कांग्रेस पार्टी शुरू से रही है, राष्ट्रीय फेमस रही है, वो एक मजबूत दल रही है। आज प्रियंका भी गंगा में जाकर डुबकी लगा रही है, राहुल गांधी भी जनेऊ पहन रहे हैं, लेकिन ये सब 10 साल पहले देखी नहीं जाती थी। तो कहीं उसका फ़ायदा बीजेपी उठाया क्या हिंदुत्व को लेकर? सर, 2 चीज़ है। पहले तो ये बात मैं नहीं मानता हूँ कि बीजेपी को हिंदू वोट बैंक की वजह से बीजेपी आई है, क्योंकि बीजेपी को 2014 में लगभग 30-31% मिले थे और 2019 में उनको 27-37% वोट मिले थे।
तो बहुत सारा वोट बैंक है जो अभी भी उनके पास नहीं है। जहाँ तक बात है 2014 में जब पहले मोदी सरकार आई थी, तो उनके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि एक बहुत बड़ा स्कैम का, भेरुपिया स्कैम चल रहा था पूरे देश में। अच्छे दिन का उन्होंने वादा किया था, 15 लाख रुपए आएंगे उनका वादा किया था, और उन्होंने स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे इनका वादा किया था, डेवलपमेंट की बातें करी थी, रोज़गार देने की बातें करी थी। एक तरह से पूरे देश में एक भ्रम फैलाया था, एक जादू की छड़ी चलाई थी कि भैया ये जादू की छड़ी मेरे पास है और किसी के पास नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, देखते ही देखते एक भी स्कैम नहीं आया, कोई लोग पकड़ाए नहीं गए, ना काला धन आया, ना कुछ आया। फिर 2019 में आते आते इनको पता था कि ये जाने वाले हैं, लेकिन 14 फरवरी 2019 में एक बहुत दुखद कांड हुआ हमारे देश में, पुलवामा। बंगाल चुनाव के बाद मोदी जी का दाढ़ी का आकार छोटा होता गया है, जबकि इलेक्शन के पहले दाढ़ी बढ़ रही थी, लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट के बाद दाढ़ी छोटी होती जा रही है। इस पर क्या कहें? ये बहुत सारा छोटा सा एक आकलन है, जैसा देश वैसा भेष। तो मैं ये मानता हूँ कि मोदी जी थिएट्रिक्स बहुत अच्छा करते हैं, थिएटर में उनको होना चाहिए। थिएटर मतलब होता है एक्टिंग, वो बहुत ही परिपक्व एक्टर हैं। नाटक में आप देखिए कि अब हमने देखा एक पिक्चर आया था राजा बाबू, जहाँ पे एक समय था कि भाई करिश्मा कपूर बहुत उतारू हो गई थी गोविंदा के पीछे, और वो गोविंदा को सोची कि वो लॉयर है, क्योंकि उन्होंने लॉयर के फ़ोटो देखे। फिर पता चला अरे वो तो डॉक्टर भी है, डॉक्टर के फ़ोटो देख लिए। फिर पता अरे ये तो इंजीनियर है, इंजीनियर के फ़ोटो देख लिए। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं, वो अगर बिहार जाएंगे तो लिट्टी चोखा और गमछे में आ जाएंगे, बंगाल आएंगे तो उनको टैगोर साहब दिखेंगे, हरियाणा जाएंगे तो उनको कुछ और दिखेंगे, राम राम दिखेंगे, उत्तर प्रदेश जाएंगे तो ललाट पे उनके वो आ जाएगी, विभूति आ जाएगी। तो ये है हमारे प्रधानमंत्री, और ये वही प्रधानमंत्री है जो गोविंदा वाले प्रधानमंत्री। शिक्षा का इनको ज्ञान नहीं है, कर्म से ये माने परे है। 2024 में कौन? दीदी और कौन? दीदी 100%। अब हम इसको बांग्ला में बोलते हैं, जैसे बांग्ला निजेर मेके चाहे, भारत निजेर मेके चाहे। मोदी जी ने क्या किया, दीदी आपकी स्कूटी गिर गई, दीदी ओ दीदी, क्या किया उन्होंने? उपहास किया। ये वही लोग हैं जिनको पूरे देश ने शक्ति दी, पूरे देश ने इनको सम्मान दिया, लेकिन इन्होंने महिला का सम्मान नहीं किया। और इन्होंने सम्मान नहीं किया, इसीलिए पूरे देश ने एक स्वप्न देखा है कि हमको अब नेक्स्ट मुख्य प्रधानमंत्री जो चाहिए वो महिला हो, और अधम में साहस वाली महिला हो। और दीदी तो जन्म से ब्राह्मण है, कर्म से तृणमूली हैं, जिन्होंने कर्म से अपने आप को परिचय दिया है, और उनका कर्म है कि जनगण की सेवा। हर व्यक्ति, हर बच्चे स्वावलंबी हो, इसके लिए वो प्रतिबद्ध हैं। हर महिला को शक्ति मिले, इसके लिए वो प्रतिबद्ध हैं। हर परिवार में सुख शांति का वास हो, इसके लिए वो प्रतिबद्ध हैं, और ये वो कर रही हैं और करते जा रही हैं। चाहे वो आपका स्वास्थ्य साथी कार्ड क्यों ना हो, चाहे वो 12 वेटिंग हट्स क्यों ना हो जो गर्भवती महिलाओं के लिए है, चाहे वो कन्याश्री क्यों ना हो, चाहे वो रूपोश्री क्यों ना हो, चाहे वो लक्ष्मी भंडार क्यों ना हो। आज घर में लक्ष्मी तो छोड़ दीजिए, रुपए नहीं है लोगों के पास। अच्छा, चलिए लास्ट में एक पूछना चाहता हूँ कि जब निकाय चुनाव होने वाला है तो सीपीएम या बीजेपी सबसे बड़ा आपका कौन विरोधी रहेगा? हमारे लिए दोनों ही विरोधी नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हमने जो कर्म का निर्वाह किया है और दीदी के माध्यम से जो ममत्व का निर्वाह हुआ है, हमारे लिए वही एक सोच है। हम जीत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम सेवा के लिए लड़ रहे हैं, और ये लोग जीतने के लिए लड़ रहे हैं। तो जो जीतने के लिए लड़ता है वो जीत और हार में सम्मिलित रहता है, उसी में वो ग्रसित रहता है। हम सेवा में ग्रसित हैं, इसलिए हमको चिंता है कि भाई हमारा मापदंड कहीं कम ना हो जाए। तो हमारे लिए चैलेंज है हमारा खुद का मापदंड, जो हमने पिछले 11 साल में हमारी नेत्री ने हमको करके दिया है। आने वाले समय में और हम कितना कर सके लोगों के प्रति, हम उसके लिए चिंतित हैं। हमारे लिए वही चैलेंज है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मानव जायसवाल जी, टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। उन्होंने अपना विचार वक्तव्य केंद्र सरकार के नीतियों का विरोध करते हुए और टीएमसी का साथ देते हुए रखा है। फिर अगला इंटरव्यू अगले कुछ अंकों में आप लोग साथ मिलेंगे। तब तक मेरे न्यूज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसको जरूर इसको लाइक करें।